बहुत आएगा। बस आप पेशेंस के साथ पूरा फोकस्ड होकर पूरे सेशन को एंजॉय करिए, मजा आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देख लिया जाए एम्पायर की बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, एक एक करके देखते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, गुप्त होता क्या है कि जब हम गुप्त एम्पायर की बात करते हैं, गुप्त एम्पायर, ठीक है, गुप्त एम्पायर, तो पहले कुछ बेसिक जानकारियां ले लीजिए, बाकी कहानी वगैरह आगे सुनिएगा, वो तो बात की बात है। ठीक है, अब सबसे पहली और बेसिक चीज, बेसिक जानकारी इससे संबंधित जो आपको देनी है वो ये कि अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें, गुप्त एम्पायर की बात करें, ठीक है, तो इसमें आप देखिए वास्तव में इसका टाइम पीरियड 240 से स्टार्ट होकर 550, ठीक है, ईस्वी तक है, एडी तक है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 240 से स्टार्ट करके 550, ठीक है ना, हाँ जी, 240 से स्टार्ट करके 550 एडी तक है। ठीक है भैया, वैसे एक बार ये तो टाइम पीरियड हमने आपको बता दिया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में पीसीएस का पेपर हुआ था और उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड बताइए। तो वहां पर जानते हैं टाइम पीरियड क्या बताया गया था? वहां पर टाइम पीरियड बताया गया था 300 से 500। क्या बताया गया था? 300 से 500 बताया गया था। ठीक है ना, ठीक है, तो इस बात को भी खैर ध्यान रखेंगे। खैर अब जरा आप देखिए कि 240 से 550 एडी ये एग्जैक्टली टाइम पीरियड है। ठीक है, और अगर कभी एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 240 से 550 ही मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था तो वहां पर 300 से 500 बताया गया था, तो वैसे ही मिल जाए आपको। ठीक है भैया, चलिए अब इसमें है क्या कि अगर हम बात करते हैं फाउंडर की, फाउंडर मतलब संस्थापक। ठीक है, किसकी बात करें? फाउंडर की बात करें तो फाउंडर का मतलब हो गया संस्थापक। फाउंडर मींस संस्थापक। इस वंश का संस्थापक कौन हुआ? इस वंश का संस्थापक। तो इस वंश का साथ जो संस्थापक हुआ भाई, इसमें संस्थापक, वास्तविक संस्थापक और प्रतापी शासक अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो देखते चलिए, संस्थापक हो गया, दूसरा हो गया वास्तविक संस्थापक मतलब रियल फाउंडर। ठीक है, वास्तविक संस्थापक मींस रियल फाउंडर। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक। सर्वाधिक विस्तार किसने किया? ठीक है, इस वंश का सर्वाधिक विस्तार, क्योंकि सबसे प्रतापी शासक कहना थोड़ा सा इसमें कठिन होता है। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार मतलब मोस्टली एक्सपेंशन जो किया गया इसका, मोस्टली जो एक्सपेंशन किया गया उसकी बात हम कर रहे हैं। मोस्टली जो एक्सपेंशन किया गया, ठीक है, वो किसके द्वारा किया गया? और फिर हम इसमें प्रतापी शासक की बात करेंगे। हाँ भैया, प्रतापी शासक कौन है? ठीक है, हालांकि प्रतापी शासक इसमें दो आपको देखने को मिल जाएंगे एक तरह से, उस पर भी हम आएंगे। फिलहाल देखते चलिए कैपिटल की बात करें कि भैया कैपिटल क्या है, मतलब राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है मतलब राजधानी क्या है, ये भी देखेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इस दौरान जो मुद्राएं चलाई गई वो कौन कौन सी मुद्राएं चलाई गई। मुद्राएं मींस कॉइंस, मुद्राएं मींस कॉइंस या करेंसी कह लीजिए, जो भी कॉइंस या करेंसी कह लीजिए। ठीक है ना, अच्छा भैया, इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो जैसे एक होता है राजकीय भाषा, ठीक है, या राजभाषा। तो राजभाषा क्या थी इनकी? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा मतलब वही कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देखिए कि भाई इनकी इनका राजधर्म, राजधर्म। ठीक है, राजधर्म क्या था? तो यह ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियल क्या भैया? रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, और इसी प्रकार से इनका जो मुख्य देवता थे इस समय के, मुख्य देवता। ठीक है, मुख्य देवता। ठीक है, मुख्य देवता मतलब कह सकते हैं मेन डाइटी। ठीक है, मेन डाइटी। ठीक है, कौन थे? और इसी प्रकार से राज प्रतीक, राज प्रतीक मतलब स्टेट सिंबल कह सकते हैं। ठीक है, कि स्टेट सिंबल इन्होंने किसे बनाया? स्टेट सिंबल। ठीक है, स्टेट सिंबल। ठीक है, स्टेट सिंबल मतलब राज प्रतीक। ठीक है, तो ये भी इसमें है काफी इंपॉर्टेंट। तो एक एक करके देखते चलिए, बहुत सारी चीजें जो आपको मिलती चली जाएंगी, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम के पर्पस से, और आपको लिए जानना भी जरूरी है। जैसे फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन हुआ भैया? फाउंडर हुआ श्रीगुप्त। कौन फाउंडर हुआ? फाउंडर कौन था? फाउंडर था श्रीगुप्त। ठीक है भैया, अच्छा कौन फाउंडर था? श्रीगुप्त फाउंडर था। कौन फाउंडर था? श्रीगुप्त फाउंडर था। ठीक है भैया, वास्तविक संस्थापक मतलब रियल फाउंडर कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। कौन हुआ भैया? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। ठीक है भैया, कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। ठीक है, अच्छा ये चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय इस तरह से यहाँ मिलेंगे, लेकिन ये चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय या चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड जो है ये अलग है। जो चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा है वो अलग है बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ जी। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है भैया, सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। और आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रतापी शासकों में वैसे दो नाम यहाँ पर आएंगे, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का भी नाम आना चाहिए और चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम आना चाहिए, अगर कभी पूछता है तो। ठीक है, दोनों मिल जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही बताइएगा। ठीक है, एक मिले तो फिर जो मिल जाए वो ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, और यहाँ चंद्रगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त। ठीक है, अच्छा चंद्रगुप्त द्वितीय होगी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कैपिटल या राजधानी की बात करें तो इनकी कैपिटल या राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी भैया? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। क्या थी भैया? पाटलिपुत्र थी। मुद्राओं की बात करें तो दो मुद्राएं फेमस थी इस टाइम पर। ठीक है, एक तो भैया रूपक थी जो कि चांदी की बनी होती थी, रूपक, और दूसरा थी दिनार। ठीक है, क्या भैया? दिनार। ठीक है, तो एक तो दिनार था, दिनार। ठीक है, दिनार, और दूसरा क्या था? रूपक। ठीक है, क्या? रूपक। ठीक है, दिनार और रूपक। रूपक की बात करें तो ये सिल्वर मेड था। ठीक है, सिल्वर मेड था, और दिनार की बात करें तो ये गोल्ड मेड था। ठीक है, मतलब सोने का बना हुआ। ठीक है ना, चलिए ठीक है। राजभाषा की बात करें, राजभाषा की बात करें तो भैया संस्कृत इनकी राजभाषा। क्या थी भैया? संस्कृत इनकी राजभाषा। ठीक है, संस्कृत क्या थी इनकी? संस्कृत इनकी राजभाषा। ठीक है, संस्कृत क्या थी इनकी? राजभाषा थी। ठीक है, और इसी प्रकार से राजधर्म की बात करें तो राजधर्म इनका क्या था? राजधर्म इनका वैष्णव था। ठीक है, वैष्णव धर्म इनका राजधर्म था। क्या? वैष्णव धर्म इनका राजधर्म था, वैष्णविज्म। ठीक है, वैष्णविज्म। ठीक है, वैष्णविज्म। ठीक है, तो ये इनका राजधर्म था। मुख्य देवता भाई विष्णु जी थे, क्योंकि राजधर्म ही यही था, तो विष्णु जी। ठीक है, मुख्य देवता थे इनके, कौन? विष्णु जी। ठीक है, अच्छा राजप्रतीक क्या था? गरुड़। ठीक है, गरुड़ की अगर बात करें तो गरुड़ भैया क्या? गरुड़ कौन है? गरुड़ एक्चुअली में आप देखेंगे तो विष्णु जी का वाहन है। ठीक है, गरुड़ क्या है? विष्णु जी का वाहन है। ठीक है, गरुड़ क्या है? गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन है। ठीक है ना, तो गरुड़ जो है वो विष्णु जी का वाहन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा गरुड़। ठीक है ना, गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको एक शानदार सा, जबरदस्त सा, ठीक है, मिल गया नोट्स, बिल्कुल एकदम निचोड़ वाला। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें है क्या कि बहुत आसानी से आपको ये समझ में आएगा और बड़े बढ़िया तरीके से आप इसका नोट्स भी बना पाएंगे। देखिए, हमने कहा हम गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ जी। तो गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड क्या है? 240 से 550 ईस्वी। फिर हमने समझा देखो इसके बीच का कोई दूसरा टाइम पीरियड भी कभी पेपर में दे दे, ठीक है, तो आप उसको आंसर लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये है। ठीक है, फाउंडर, देखिए फाउंडर, रियल फाउंडर, ठीक है, में डिफरेंस कई बार बता चुके हैं कि फाउंडर मतलब जिसने इस वंश को शुरू किया। ठीक है, और रियल फाउंडर जिसके समय में इसको पहचान मिली, और प्रतापी का मतलब जिसके समय में यह साम्राज्य
साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, सबसे बेहतरीन स्थिति में था। समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस क्या है कि संस्थापक मतलब जिसने शुरू किया, और वास्तविक संस्थापक मतलब जिसके समय में इस साम्राज्य को पहचान मिली, और प्रतापी का मतलब जिसके समय में यह साम्राज्य अपनी सबसे बेहतरीन स्थिति में था। ठीक है ना? अच्छा, तो संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। वैसे आपको बता दें कि जो श्रीगुप्त है ये स्वतंत्र शासक नहीं था। श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था। इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ, पहला स्वतंत्र शासक। ठीक है ना? पहला स्वतंत्र शासक। ठीक है। तो भैया ये चीज भी ध्यान रखनी है कि शुरुआत में ये जो शासक हुआ ये स्वतंत्र नहीं था। अब आप कहेंगे सर किसके अधीन था, किसके अंडर में था? कुशाणों के अंडर में था। भाई कल आपने कौन सा चैप्टर पढ़ के कंप्लीट किया? कुशाण, तो कुशाणों के अंडर में था। ठीक है ना? हाँ जी, किसके अंडर में था? कुशाणों के अंडर में। ठीक है। तो पहला जो स्वतंत्र शासक हुआ जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ, और इसीलिए ये इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर है। हालांकि इस साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार है, एक्सपेंशन है, वो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया, और सबसे प्रतापी शासकों में समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों नाम आएंगे, लेकिन दोनों में से एक चूज करना हो तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बताएंगे। ठीक बात है? अच्छा, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वही बिहार में। ठीक है। मुद्राएं रूपक और दिनार नाम की चलाई है। ठीक है। राजभाषा, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इस काल में, इस टाइम पीरियड पर राजभाषा के रूप में राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संस्कृत यूज की जाती थी। राजधर्म यहाँ पर था। ठीक है। वैष्णव धर्म को स्पेशली यहाँ पर तवज्जो मिलती थी, और इसीलिए विष्णु जी मुख्य देवता थे, और विष्णु जी का ही वाहन जो गरुड़ है वो इनका राज प्रतीक था, स्टेट सिंबल था। ठीक है ना? चलिए, तो एज इट इज आपको याद कर लेना है। ठीक है। बाकी आइए और आगे बढ़ते हैं। वैसे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, तो आइए जरा स्वर्ण काल स्पेशल हो जाए। ठीक है भैया, क्या हो जाए? स्वर्ण काल स्पेशल हो जाए। ठीक है। स्वर्ण काल स्पेशल का मतलब समझ? स्वर्ण काल। ठीक है। स्वर्ण काल स्पेशल का मतलब मैं इसमें आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है। स्वर्ण काल स्पेशल, और ब्रह्मांड की किसी किताब में, ब्रह्मांड की किसी किताब में ये सारा मैटर जिस तरह से आपको दे रहा हूँ एज इट इज मिल जाए तो फिर कहना। ठीक है ना? चलिए, अब है क्या कि स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल का मतलब होता है गोल्डन एज। ठीक है ना? क्या होता है? गोल्डन एज। और फिर कहूंगा कि अगर आप पेशेंस रखेंगे और फोकस रखेंगे, हमारी क्लास में केवल दो काम कर लीजिए, पेशेंस रखिए और फोकस रखिए। आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा कि हमने पढ़ाया नहीं और बाहर से आ गया। ठीक है। लेकिन पेशेंस और फोकस की जरूरत है। ये जो कमेंट बॉक्स में पेशेंस और फोकस मतलब ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना? हाँ, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। इसी प्रकार से होता है क्या? हिंदुत्व का स्वर्णकाल। क्या भैया? हिंदुत्व का, हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है। हिंदुत्व का स्वर्णकाल मतलब ऑफ हिंदुत्व। ठीक है। क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि भैया गोल्डन एज ऑफ हिंदुत्व, गोल्डन एज ऑफ हिंदुत्व। ठीक है ना? अरे भैया, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो होता क्या है? हिंदुत्व का स्वर्णकाल। इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो ये होता है कि भाई गुप्त काल का स्वर्णकाल। क्या भैया? गुप्त काल का स्वर्णकाल। ठीक है। गुप्त काल का स्वर्णकाल। ठीक है। मतलब ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है। मतलब गुप्त काल का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? गुप्त काल का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? ठीक है भैया, गुप्त काल का स्वर्णकाल। ठीक है ना? हाँ जी भैया, बिल्कुल। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ बेटा, गुस्सा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। स्वर्णकाल क्या होता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल। अगर मैं सारे कमेंट देखूंगा पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये भी सच्चाई है। ऑफ तेलुगु लगे होने। तो ये जैसे एक क्वेश्चन होता है मुगल काल का स्वर्णकाल। क्या? मुगल काल का स्वर्णकाल, मुगल काल का स्वर्णकाल। ठीक है। मतलब ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है। ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है। या मुगल पीरियड। ठीक है। मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल। ठीक है। ऑफ मुगल पीरियड। ठीक है। मुगल काल का स्वर्णकाल। और ऐसे ही होता है चित्रकला का स्वर्णकाल ना, मुगलों में आता है चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है भैया। तो मतलब कह सकते हैं कि ऑफ, ठीक है, ऑफ कह सकते हैं कि चित्रकला का स्वर्णकाल अपने आप में हो जाएगा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। क्या भैया? स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल मतलब ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है ना? आर्किटेक्चर। ठीक है। तो बिल्कुल मतलब स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। और ऐसे ही एक है मुगल काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। ठीक है। मुगल काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, मुगल काल में हिंदी साहित्य का, मुगल काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, मुगल काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। ठीक है ना? मतलब ऑफ, मतलब ऑफ हिंदी लिटरेचर, गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर, गोल्डन एज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब है क्या कि स्वर्ण काल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्वर्ण काल की बात कर रहे हैं। स्वर्ण काल मतलब गोल्डन एज। तो स्वर्ण काल मींस गोल्डन एज। अब क्या है कि एक हमने कहा भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल मतलब गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एक हमने कहा कि भाई हिंदुत्व का स्वर्ण काल मतलब गोल्डन एज ऑफ हिंदुत्व। ठीक है। एक हमने कहा गुप्त काल का स्वर्ण काल मतलब गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड। ऐसे ही हमने कहा तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल मींस गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ऐसे ही मुगल काल का स्वर्ण काल मतलब गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड। ऐसे ही चित्रकला का स्वर्ण काल मींस गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। ऐसे ही स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, और ऐसे ही मुगल काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। ठीक है। अब गोल्डन एज का मतलब क्या है? स्वर्ण काल का क्या मतलब है? तो स्वर्ण काल का जो मतलब है, ठीक है ना, स्वर्ण काल का जो मतलब है, ठीक है, स्वर्ण काल का जो मतलब है, इसका मतलब होता है कि किसी, जैसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल का गुप्त काल कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि पूरे भारत के इतिहास में, ठीक है, जो पूरे भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन जो, ठीक है, भारत के इतिहास की जो आर्ट एंड कल्चर था वो गुप्तों के समय में था। ठीक है। जिसके समय में सबसे बेहतरीन चीजें हुई। जैसे अगर कह रहे हैं तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल, तो मतलब वो टाइम पराकाष्ठा प्रथा अपनी चरमोत्कर्ष का आंसर क्या है? इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है? इसका गुप्त काल। ठीक है। क्या है भैया? गुप्त काल मतलब गुप्ता पीरियड। ठीक है। गुप्ता पीरियड। इसका भी आंसर क्या है? गुप्त काल ही है। इसका भी आंसर क्या है? गुप्त काल ही है। ठीक है। गुप्ता पीरियड। ठीक। इसका भी गुप्ता पीरियड ही है। इसी प्रकार से गुप्त काल का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। इसका क्या होता है? कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय। ठीक है। कृष्ण देवराय। ठीक है। कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय। ठीक है। कृष्ण देवराय। ठीक है। इसका क्या होता है? शाहजहां, शाहजहां। ठीक। शाहजहां, शाहजहां। इसका क्या होता है? जहांगीर। क्या होता है? जहांगीर। ठीक। जहांगीर। इसका क्या होता है? शाहजहां। तो एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कह रहे हैं, तो इसमें एक चीज होती है कि आर्ट एंड कल्चर के बेस पर। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। किसके बेस पर कहते हैं इसे? आर्ट एंड कल्चर के बेस पर। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बेस पर। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बेस पर, आर्ट एंड कल्चर के बेस पर। ठीक है। किसके बेस पर? आर्ट एंड कल्चर के बेस पर। ठीक है ना? चलिए,
और इसमें क्या है, इस आर्ट कल्चर का मतलब हो गया कला एवं संस्कृति, ठीक है, मतलब कला एवं संस्कृति के बेस पर, कला एवं संस्कृति के बेस पर, कला एवं संस्कृति, ठीक है, कला एवं संस्कृति क्या था? एक्चुअली में भारतीय समाज जो आप देख रहे हैं, भारत में ज्यादातर हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप की जो रचना है, हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप की जो रचना है, ठीक है, वो इसी काल में हुई है। हिंदू धर्म से संबंधित जो आर्ट एंड कल्चर है, कला एवं संस्कृति है, वो इसी काल में विकसित हुई है, ठीक है ना। बाकी इसी वजह से इसे हिंदुत्व का भी स्वर्णकाल कहते हैं, गुप्त काल को। लेकिन गुप्त काल में सबसे बेहतरीन जो समय था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न भी थे, ठीक है, इस वजह से कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर नवरत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और यहाँ कृष्णदेवराय के समय में अष्टदिग्गज हुआ करते थे, मतलब 8 तेलुगु कवियों का एक स्पेशल ग्रुप था, ठीक है, 8 तेलुगु पोएट्स का स्पेशल ग्रुप था, ठीक है, तो वो भी है। इधर मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां, शाहजहां के समय में मुगलों की स्थिति ऐसी थी कि मतलब बिल्कुल शांतिप्रिय माहौल, शांतिप्रिय मतलब अपना बिल्कुल एस्टैब्लिश हो चुका था, बिल्कुल मजबूत स्थिति में था और चारों तरफ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित थी, बहुत बढ़िया इमारतें वगैरह भी बनी। और हालांकि शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा इमारतें बड़ी अच्छी इसी वजह से शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर के टाइम पर चित्रकला का बहुत विकास हुआ, इसलिए जहांगीर के टाइम को चित्रकला का स्वर्णकाल। अकबर के टाइम पर बहुत सारी ऐसी मतलब हिंदी साहित्य की रचनाएं हुई, अकबर के समकालीन तुलसीदास थे। इसके अलावा अकबर के दरबार में रहने वाले इतिहासकारों ने भी मतलब कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान दिया, जैसे अकबर का स्वयं का राजकवि जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम सबसे आपने सुने होंगे, रहीम के दोहे, वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीज, ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो एज इट इज आपको क्या कर लेना है भैया, याद कर लेना है। आई होप कि ये पूरा बढ़िया शानदार जो नोट्स आपको मिला है, आप इसका पूरा सम्मान करेंगे, और सम्मान का मतलब है कि याद रखेंगे, सम्मान का ये मतलब है, ठीक है भैया। हाँ जी, चलिए और आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। हाँ। अब हम यहाँ पर देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुप्त काल के जो प्रमुख शासक हुए, ठीक है, तो गुप्त काल के शासक जो हुए उनके बारे में, ठीक है, मतलब रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के जो शासक हुए, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के शासक, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के शासक, ठीक है, गुप्त वंश के शासक, तो इनको भी जरा देख लीजिए भाई, और बिल्कुल नोट्स तो जरूरी है, ठीक है, और नोट्स सभी लोग बनाते भी रहिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। श्रीगुप्त का नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है, श्रीगुप्त का नाम सबसे पहले आएगा। इसके बाद नाम आएगा किसका, घटोत्कच का, घटोत्कच का नाम आएगा, ठीक, घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच का नाम आएगा। इसके बाद नाम आएगा किसका, चंद्रगुप्त फर्स्ट का, चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम आएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके बाद नाम आएगा किसका, इसका बाद नाम आएगा समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का नाम आएगा, समुद्रगुप्त, ठीक, समुद्रगुप्त का नाम आएगा। इसके बाद नाम आएगा किसका, समुद्रगुप्त के बाद नाम आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बाद नाम आएगा किसका, कुमारगुप्त फर्स्ट का, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। इसके बाद नाम आएगा किसका, इसके बाद नाम आएगा स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त का, ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त। और एक लास्ट नाम इसमें आएगा, ठीक है, किसका, वैसे देखिए होता क्या है कि 2 नाम लिख लीजिए, एक नाम भानुगुप्त का, एक नाम भानुगुप्त का, ठीक है, एक नाम भानुगुप्त का और एक नाम विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एकदम जो है समझते हुए चलेंगे, आराम से पढ़ते हुए, ठीक है। चलिए, तो इसमें जैसे श्रीगुप्त की बात करें, अगर हम श्रीगुप्त की बात करते हैं तो यह पहली बात तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 240 से 280 ईस्वी अर्थात एडी है, ईस्वी अर्थात एडी, ठीक है, ईस्वी का मतलब एन्ना डोमिनी या फिर एडी शॉर्ट कह लीजिए या फिर हिंदी में ईस्वी कह लीजिए। घटोत्कच के टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड जो है घटोत्कच का ये है 280 से 319 ईस्वी, ईस्वी या एडी, ठीक है, बिल्कुल। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त फर्स्ट के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड होगा 319 से 35, ठीक है, एडी, मतलब 319 में शुरू हुआ 335 में खत्म हुआ, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त की बात करें तो 335 से स्टार्ट करके, ठीक है, 375 तक, ठीक है, 375 एडी तक, ठीक। चंद्रगुप्त की बात करें फिर यहाँ पर तो चंद्रगुप्त सेकंड की तो 415 से स्टार्ट करके 415 से स्टार्ट करके 415 का 375 से 375 से स्टार्ट करके 415 ईस्वी तक, ठीक है, हाँ जी। और इसके बाद कुमारगुप्त है तो कुमारगुप्त का 415 से स्टार्ट करिए और 454 पर खत्म करिए, ठीक है, हाँ जी, है ना, बिल्कुल। और इसके बाद और आगे बढ़े तो कुमारगुप्त के बाद आपको स्कंदगुप्त मिलेंगे। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड है ये 454 इनका है तो इनका 455 में शुरू होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, देर से शुरू होता है 67 एडी तक, ठीक है। और इन दोनों के टाइम पीरियड नहीं मिलते हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना, इन दोनों के टाइम पीरियड नहीं मिलते हैं। अब इसमें ये भी है कि कुछ किताबें कहती हैं कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक भानुगुप्त था और कुछ कहती है कि विष्णुगुप्त था। अब एग्जाम में आपको जो मिल जाए दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, चलिए, तो इस चीज का ध्यान देंगे। अच्छा, तो अब क्या है, अब ये देखिए कि जैसे ये जो श्रीगुप्त है, ठीक है, आराम से समझ आएगा, फिर कहूंगा फोकस और चीज है क्लास को समझने के लिए। जैसे है क्या कि यहाँ से शुरू करना है ना श्रीगुप्त से, तो श्रीगुप्त क्या है, इस वंश का संस्थापक है, ठीक है। अब एक शॉर्ट स्टोरी समझ लीजिए इनके बारे में कि श्रीगुप्त क्या है। भाई श्रीगुप्त कुषाणों के अधीन काम किया करते हैं। कुषाण कौन, अभी आपने कल पढ़ा था ना कुषाणों के बारे में, तो कुषाणों के अधीन काम किया करते थे श्रीगुप्त, ठीक है, मतलब कुषाणों के सामंत थे, मतलब केंद्रीय सत्ता कुषाणों के हाथ में थी। जैसे आज के टाइम में क्या है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी क्या है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, ठीक, और हर राज्य में कोई ना कोई मुख्यमंत्री है। तो वैसे ही कुषाणों के समय में केंद्रीय सत्ता कुषाणों की थी, केंद्रीय सत्ता कुषाणों की थी, और क्षेत्रीय राजा थे, क्षेत्रीय राजा थे, उन्हीं में से एक क्षेत्रीय राजा कौन थे, श्रीगुप्त थे। इसका मतलब कि ये कुषाणों के अधीन एक राजा थे, एक क्षेत्र के, ये स्वतंत्र राजा नहीं थे। इसी वजह से श्रीगुप्त की उपाधि क्या थी, श्रीगुप्त की भी और आगे घटोत्कच की भी जो उपाधि थी वो क्या थी, उपाधि क्या थी इनकी,
उपाधि थी भैया महाराज, मतलब इन्हें क्या कहा गया, महाराज कहा गया, मतलब इनका जो टाइटल था वो क्या था, टाइटल इनका था महाराज, ठीक बात है, क्या टाइटल था इनका, महाराज टाइटल था, दोनों का ही, श्रीगुप्त का और घटोत्कच। तो शुरू में श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दो के दोनों ही, शुरू में श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दो के दोनों ही स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि कुषाणों के क्या हुआ करते थे, कुषाणों के अधीन अंडर में काम करने वाले राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, और इसी वजह से दोनों ने केवल महाराज की उपाधि धारण की है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या करना है भैया, ये भी ठीक है और ये भी, ये दोनों ही शासक क्या है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कुषाणों के सामंत है, किसके, कुषाणों के सामंत, ठीक है, दोनों के दोनों क्या थे, कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के अधीन, ठीक है, कुषाणों के अधीन हुआ करते थे दो के दोनों ही, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अंडर हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये, फिर हुआ ये कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इसका विवाह उस समय के प्रतिष्ठित राजघराने लिच्छवी राजघराने में हो गया, क्या हो गया, लिच्छवी राजघराने में हो गया, लिच्छवी राजघराना काफी फेमस था, ठीक है, और लिच्छवी मतलब वैशाली और उसके आसपास का एरिया, तो लिच्छवी राजघराने की राजकुमारी कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हो गया, अरे और इससे चंद्रगुप्त प्रथम कुषाणों से अलग हो गए और स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, और इस वजह से चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये इस डायनेस्टी के क्या है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर हुए, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर मतलब पहला स्वतंत्र शासक। तो इस साम्राज्य के पहले जो स्वतंत्र शासक हुए वो कौन है, पहले जो स्वतंत्र शासक हुए वो चंद्रगुप्त फर्स्ट हुए, ठीक। ये बिल्कुल उसी प्रकार से, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि कोई स्थानीय नेता हो, जैसे मान लीजिए पूर्वांचल क्षेत्र के स्थानीय नेता है राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर नाम, तो छोटे नेता है, क्षेत्रीय नेता है, अभी उनका विवाह राजनाथ सिंह या अमित भाई उनके बेटे का विवाह, उनके बेटे का विवाह राजनाथ सिंह, अमित शाह या किसी राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता के बेटे या बेटी से ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, तो भैया वो क्षेत्रीय नेता से अचानक क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का जब विवाह उस समय के प्रतिष्ठित राजघराने में हुआ तो ये स्वतंत्र शासक है, ठीक है ना। अच्छा ये बात है। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट इस वंश के पहले स्वतंत्र शासक हुए और इसी वजह से ये वास्तविक संस्थापक भी है, हमने बताया, इसी वजह से जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। अच्छा भैया चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह कुमार देवी से हुआ, तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो बेटा हुआ, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इनकी उपाधि महाराजा है, वो आगे चंद्रगुप्त फर्स्ट अलग से पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। अरे भैया तो क्या हुआ, जैसा तुमने हराया था तो क्या लिच्छवी खत्म हो गया, पाकिस्तान को तो हमने भी दोबारा हराया, 3 बार हराया, तो क्या पाकिस्तान खत्म हो गया, मैं बात करते हैं। चलिए तो ये जान लीजिए, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी, चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी का विवाह हुआ, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी का जो बेटा हुआ उसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का न केवल पूरे नॉर्थ इंडिया में बल्कि साउथ इंडिया में भी विस्तार किया। नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स को इसने समुद्रगुप्त ने जीत लिया, उसको गुप्त एम्पायर का हिस्सा बना लिया, और साउथ इंडिया के जिन भी हिस्सों को जीता उससे केवल क्या किया, उनको अपने अधीन रखा, टैक्स लिया, लेकिन उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं। जैसा समुद्रगुप्त ने किया और कभी नहीं हारा, वैसा ही यूरोप में नेपोलियन ने किया था। इसी वजह से यूरोपीय इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। जिस प्रकार से यूरोप में, ठीक है ना, जिस प्रकार से यूरोप में नेपोलियन ने इतना सब कुछ जीता और इतना सारी चीजें करी, वैसे ही यहाँ पर भारत में समुद्रगुप्त ने किया। चूंकि एक यूरोपीय इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने किताब लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो चूंकि वो विदेशी इतिहासकार थे इसलिए उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अगर कोई भारतीय इतिहासकार लिखता तो वो क्या कहता, वो कहता कि समुद्रगुप्त के जैसा एक राजा फ्रांस में हुआ, यूरोप में हुआ, तो उसे हम यूरोप का समुद्रगुप्त कह रहे होते नेपोलियन को। लेकिन ठीक है, अब उल्टा मामला है तो पेपर में आता है तो याद करना है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है भैया। तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, या नेपोलियन ऑफ भारत, ठीक है, नेपोलियन ऑफ भारत कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया और इसके बाद जब चीजें और आगे बढ़ी, ठीक है, और आगे बढ़ी तो समुद्रगुप्त के बाद राजा बना चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है इसमें दो बड़ी चीजें पढ़ने को मिलती है। एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नौरत्न रहा करते थे, ठीक है। तो जो नौरत्नों के बारे में आपने कभी कभी सुना है, 9 जेम्स के बारे में आपने कभी कभी सुना है, वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे, जो इसके उज्जैन स्थित दरबार को सुशोभित करते थे, ठीक है, उज्जैन स्थित दरबार को सुशोभित करते थे, ठीक है ना। अच्छा चंद्रगुप्त सेकंड के समय में चंद्रगुप्त सेकंड ने कई सारे विदेशियों को भी भगाया भारत से, जैसे मुख्य रूप से जो मध्य एशिया के शकों ने मालवा वाले क्षेत्र पर, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, उनको अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की मदद से भगाया। प्रभावती गुप्ता की मदद से क्यों, क्योंकि प्रभावती गुप्ता जिससे ब्याही गई थी उनकी डेथ हो गई थी, तो वाकाटक वंश की शासिका बन गई थी और भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका होंगी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता, ठीक है। वो आगे डिटेल में देखेंगे तो बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौरत्न थे, इसीलिए इसके शासनकाल को मुख्य रूप से गुप्त काल पर स्वर्णकाल कहते हैं। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध रूप से विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत के इतिहास में विक्रमादित्य सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन हुआ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रहे कि विक्रमादित्य इसी को कहा गया है, ठीक है भैया, विक्रमादित्य इसी को कहा गया है, तो बिल्कुल याद रखना है क्या कहा गया है, विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक। विक्रमादित्य इसने शकों को हराया था, इसी वजह से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। तो भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका पूछेगा तो प्रभावती गुप्ता होता है, और दिल्ली सल्तनत की या दिल्ली की पहली महिला सुल्तान पूछे तो रजिया सुल्तान होता है, ठीक है। चल अब स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त, अच्छा कुमारगुप्त की बात करें। कुमारगुप्त के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इसके समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है ना। हाँ मतलब नालंदा विश्वविद्यालय बना, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बना, ये कुमारगुप्त फर्स्ट के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है भैया। स्कंदगुप्त के समय की बात करें तो इसके समय में ही हुणों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण, जो हुण है, हुणों का आक्रमण हुआ था, हुणों का आक्रमण, ठीक है। और हुणों का आक्रमण जब होना शुरू हुआ तो यहीं से गुप्त एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, पतन होना शुरू हुआ, और इसके बाद कभी भी गुप्त साम्राज्य पतन से नहीं बच पाया और लड़खड़ाते हुए खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब देखिए हुणों के आक्रमण की अगर बात करते हैं तो हुणा इन्वेजन, ठीक है, हुणों का इन्वेजन हुआ, ठीक है, हुणों का क्या हुआ भैया, यहाँ पर इन्वेजन हुआ, ठीक है, और ये गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए एक जिम्मेदार कारण बना, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। भारत के इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले बहुत सारे शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जहां तक मुझे याद है 14 ऐसे शासक हुए भारत के इतिहास में जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, 14 ऐसे शासक हुए, ठीक है ना। हाँ जी 14 ऐसे शासक हुए, तो इन 14 शासकों में सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जबकि पहला जो विक्रमादित्य था उसी ने 57 बीसी में विक्रम संवत शुरू किया था, ठीक है भैया। चलिए तो अब हम देख रहे हैं, हमने कहा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, नाम सेम है, लेकिन यह है कि दोनों के नाम चूंकि सेम है इसलिए इनको फर्स्ट कहते हैं, इनको सेकंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम के समय नालंदा विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है। आगे चलकर कुमारगुप्त सेकंड थर्ड हुए, ठीक है, और भी राजा हुए, लेकिन
सारे राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना जरूरी है उतना पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता यह है कि स्कंदगुप्त के समय में हुआ आक्रमण शुरू हुआ और पतन होता चला गया, तो धीरे धीरे पतन हुआ आगे चलकर, और अंततः इतिहासकारों में मतभेद हो गया। कोई कहता है भानुगुप्त अंतिम शासक, कोई कहता है विष्णुगुप्त अंतिम शासक, ठीक है, लेकिन हमने इसीलिए दोनों लिख दिया है कि भैया आपको जो मिल जाए, ठीक है, आपको जो मिल जाए आंसर लगा देना, लास्ट रूलर, ठीक है। अच्छा, भानुगुप्त के समय का एक एरण अभिलेख भी है, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है। एरण अभिलेख, जो एरण अभिलेख है इसमें सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो एरण अभिलेख इसके समय का है, जिसको हम एरण इंस्क्रिप्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, एरण इंस्क्रिप्शन, ठीक है, एरण इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी आगे पढ़ने को मिलेगी। फिलहाल ये आपको क्या हमने बता दिया, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है ना, आइए भैया, ठीक, ये हमने आपको ऐसे बता दिया कि गुप्त साम्राज्य, अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे इसमें से किसके किसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, बस यही केवल 3 शासक है जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, और थोड़ा बहुत डिटेल में स्कंदगुप्त के समय में, बाकी शासकों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, बाकियों से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान देना है। इसी क्लास में मैं 2 बार बता चुका हूं कि एडी का मतलब अन्ना डोमिनी, इसका मतलब हिंदी में ईसवी, लेकिन कुछ लोग पता नहीं दिमाग कहां रहता है, बार-बार एक ही बात, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा भैया, तो ये बात हो गई, और बिल्कुल आपको एज इट इज तैयार करना है, याद करना है, ताकि आप मचा सके एग्जाम हॉल में तूफान, ठीक है भैया। तो ये आपके काम की चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आज आपने 3 पेज के नोट्स बनाए, एक पेज ये, दूसरा पेज ये और तीसरा पेज ये, लेकिन यकीन मानिए ये 3 पेज का नोट्स आपके लिए अपने आप में रामबाण है ना, और पूरे चैप्टर का निचोड़ है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और यकीन मानिए कि इसी को अगर मैं थियरी की तरह लिखवा रहा होता कि पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, तो ये आज इतना ना हो पाता, इतना नहीं पढ़ पाता। और रही बात स्टोरी की, तो हमने आपको स्टोरी बता दी कि किस प्रकार से चीजें शुरू हुई, ठीक है, किस प्रकार से श्रीगुप्त और घटोत्कच कुशाणों के अधीन काम किया करते थे, कैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया और स्वतंत्र शासक हो गया, और किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार किया और चीजें आगे बढ़ी, ठीक है। कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय बना, ठीक है, और लेकिन स्कंदगुप्त के समय में हुणों के आक्रमण से इनका पतन शुरू हो गया और अंततः ये खत्म हो गया, ठीक है भैया। चलिए, और फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप पहले तो पेजेस रखेंगे, पूरा गुप्त एम्पायर पढ़ा लेने दीजिए, एक बार गुप्त साम्राज्य पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी अगर कहीं से कोई डाउट रह जाएगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर भी जो भी आपके डाउट्स है, आज फ्राइडे है शायद, कल को पढ़ाना है, अगर कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो आपको तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हर मिनट सैकड़ों कमेंट आ जाते हैं, हर मिनट सैकड़ों कमेंट